अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल सिलसाई। तो हम इंटरनेशनल रिलेशन पार्ट 2 का पेपर एनालिसिस देख लेते हैं। 2016 से लेकर 23 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, कौन से रिपीट हुए हैं, कौन से नहीं हुए, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आप कवर करने चाहिए उनमें से, या फिर यूटीसीटी जो भी है सारा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये एक चीज, इन केस अगर आपने ये प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी जो कि सीएसएस से स्पेशल है रिलेटेड, इसमें क्या है, इसमें ये है कि हाउ टू कवर वन सब्जेक्ट इन 5 days फॉर स्पेशल सीएसएस 2023। इसमें आप 12 सब्जेक्ट्स 2 मंथ में किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो पूरा कोर्स अपना। तो आप स्पेशल सीएसएस के लिए भी यूज कर सकते हैं, 2024 के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे भी कोई भी करना हो आगे चल के तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला ये है। इसके अलावा एनालिसिस है इस्लामिक स्टडीज आईआर पार्ट 1, सोशियोलॉजी एंड इंटरनेशनल लॉ। अगर आपकी कोई सब्जेक्ट है इनमें से आपको एनालिसिस देखनी है तो आप ये भी देख सकते हैं, इनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हम लोग जो भी एनालिसिस करते हैं वो ये चीज़ ज़रूर हम अपने ज़हन में रखते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हम किसको कहते हैं, जो 5 या 5 से ज़्यादा बार क्वेश्चन आता है या टॉपिक कोई रिलेटेड आता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट किसको कहते हैं, जो 3 to 4 टाइम्स आए हुए होते हैं। मीडियम उनको कहते हैं जो 2 टाइम्स आए होते हैं। लेस इम्पोर्टेंट उनको कहते हैं जो सिर्फ एक बार आए होते हैं। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले रशिया की बात करें या यूएसएसआर की बात करें, एसयू की बात करें या फिर बोल्शेविक रिवॉल्यूशन की बात करें, उसको मैं इम्पोर्टेंट कहूंगी क्योंकि ये 4 बार आ चुका है। इसमें कौन कौन से एरियाज हैं जो कि हमें कवर करने चाहिए। एक है सबसे पहले कोर काजेज ऑफ बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा आपको बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कवर कर लेना है। उसमें कौन कौन से एरिया जरूर कवर करने हैं, इसमें है फंडामेंटल पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन वेस्टर्न यूरोपियन पॉलिटिक्स। ठीक है, इसके अलावा अगर इसमें भी देखें कि रिजीम एस्टेब्लिशन प्रेजेंट रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी। ठीक है, तो फिर कंज्यूमरिज्म इसमें हो गया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, एंड सोशल प्रोग्रेस हो गया। ठीक है, तो ये दो एरिया जो है वो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के हिसाब से अभी यूएसएसआर वाले टाइम में, एसयू के टाइम में। अब जो है उसके बाद अब रिसेंट की कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। अब इंडो पैसिफिक हो गया, अभी रिसेंट ये देखें, ये 2022 का है। रशियन ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द मिलिट्री इंटरवेंशन इन यूक्रेन। ठीक है, जो अभी रिसेंट में यूक्रेन का इशू चल रहा है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। ये बताना था कि इसमें कि वेस्टर्न सैंक्शंस प्रूव किया था इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट टू काउंटर रशियन एक्ट। तो अब ये आ सकता है कि चाइना जो है उनको आपस में जो है ना वो इशू को रिजॉल्व कराने में एक्टिव हो गया है। बाकी भी कुछ कंट्रीज हैं तो वो क्या है और किस तरीके से, तो ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा इसमें। इस दफा हो सकता है अभी आ जाए स्पेशल में या फिर 24 में। तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये देखिए 2020 में क्या आया था, रशिया रिटर्न टू साउथ एशिया एंड यूनाइटेड एशिया एशिया एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। ठीक है, मतलब कि रशिया एक्टिव है इसमें भी, इंडो पैसिफिक वाले इशू में भी। तो आप बताएं कि रशिया का रिटर्न साउथ एशिया में किस तरीके से जो है ना वो सारा कुछ होगा। तो ये वाला एरिया भी आप कर लीजिएगा क्योंकि 23 में भी इस तरह का क्वेश्चन आया है। दोस्त में रशिया का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन हो सकता है अब जो आने वाले में रशिया का जिक्र कर लें। अच्छा, जर्मनी और नाजिज्म की अगर बात करें तो उसको मैं लेस इम्पोर्टेंट कहूंगी, सिर्फ एक बार आया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको ज़ाहिर है प्रिंसिपल जो भी है थोड़ी बहुत चीज़ें हैं एक ही पेपर पे आप लिख लीजिएगा सारी की सारी, ताकि कोई भी चीज़ आपकी राहे ना। जैसे इसमें पूछा क्या है, फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ नाजिज्म। ठीक है, यूजिंग विच हिटलर रेस्ट पावर इन जर्मनी, मतलब इसके सारी की सारी चीजें पूछ ली हैं एक साथ ही। तो आप सारी की सारी चीजें लिख लें एक ही जगह पे सारी, ताकि आप एक दफा में ही हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे उसके बाद जो है फिर ताकि आखिर में सिर्फ आप उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है ना कभी भी क्वेश्चन आ जाए, कभी ये पुराने वाले दे देते हैं। अच्छा, क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन की बात करें, 2016 में आया था एक बार ही। आता तो नहीं है वैसे नॉर्मली, बस ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए सिमिल पे का कॉन्सेप्ट ऑफ क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन का। ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, experienced devastating consequences on different leading civilizations of the nations। ठीक है, कौन सी सिविलाइजेशन में क्लैश हो सकता है, ये वो सारा कुछ की पूरी डिटेल एक चीज है, एनालिसिस है पूरी। तो आप उस एनालिसिस को अपनी इन्फो बढ़ाने के लिए या फिर एडिशन कुछ होनी चाहिए, उसके लिए आपको आईविड से पढ़ना जरूरी है। कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में आप इसको ऐड करके अपने जो है आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अच्छा, फॉरेन पॉलिसी की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आईआर पार्ट 1 में बात करें या फिर पार्ट 2 में, मैंने पहले ही कहा था पार्ट 1 में भी काफी कुछ टाइम इस तरह से आया था कि 2-3 सवाल एक साथ ही आ जाते हैं पेपर में, तो ये जरूर आप टॉपिक इसको अच्छे से करें। अच्छा, इसमें कौन कौन से एरियाज आए हुए हैं, एक एरिया अगर इसको देखें हम लोग, सॉरी यहाँ पे मोरल
imperative of Indian foreign policy with contain a spirit of potential and evaluate how it will have strengthened diplomatic objectives of countries' foreign policy. ठीक है, तो इंडिया से रिलेटेड ये फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए हम लोगों को ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से बनाने चाहिए, ये वो सारा कुछ तो ये इस क्वेश्चन में होगा. Analysis of anatomy of foreign policy in an essential prerequisite to understanding of dynamics of international relations. ठीक है, सेंट्रल थीम ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी में बताना है इन वार अगेंस्ट टेररिज्म. असल चीज काम की गई है. ठीक है, फिर उसके पूरा ये तो ऐसे ही बोला हुआ है स्टेटमेंट है, लेकिन ये जो चीज है ना सेंट्रल थीम ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इन दी वार अगेंस्ट टेररिज्म, तो ये बताना था क्योंकि इस टाइम पे वार ऑफ टेररिज्म चल रही थी. हाउ डू रेशनल थ्योरीज, ये वाली जो है ना थ्योरीज वाले हिसाब से, इसमें थ्योरीज वगैरह ऐड करके आपको अच्छे से इसको बयान करना होगा. हाउ रेशनल थ्योरी ऑफ फॉरेन पॉलिसी एक्सप्लेन स्टेट डिसीजन मेकिंग. ठीक है, इसमें सऊदी वाली जो बात है ना, सऊदी यमन वाला जो हुआ था इशू, पाकिस्तान ने उनको मना किया था, फिर बाद में जो है राय शरीफ को हेल्प के लिए भेजा था थोड़ा बहुत. तो फिर ये वाली जो चीज है ना किस तरीके से पाकिस्तान ने इस चीज को हैंडल किया था, किस तरीके से दोनों को खुश किया था और मामले को जो है ना ज्यादा बढ़ने नहीं दिया. तो इस टॉपिक को भी देख लीजिएगा. अप्राइजल ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ क्लाइमेट चेंज. ठीक है, क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान को बहुत जरूरत है, क्लाइमेट का सीरियस टाइम पे पाकिस्तान में पड़ रहा है. ठीक है, तो उस हिसाब से भी फॉरेन पॉलिसी बनाओ, किस तरीके से कंट्रीज को जो है आप चीजों को लेके चलते हो कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के हवाले से. ठीक है, सारा कुछ. तो ये वाली फॉरेन पॉलिसी भी जरूरी है, मतलब कि आप लिख लीजिएगा इस तरीके से फॉरेन पॉलिसी, फिर कौन कौन से एरियाज कवर करने हैं, इस तरीके से करके ये सारे जो एरिया लिखते जाएं और उसके बाद उसको कवर कर लीजिएगा पूरे का. द मैनर इन विच नेशनल आइडियोलॉजी डोमिनेट्स. ठीक है, नेशंस आइडियोलॉजी डोमिनेट्स फॉरेन पॉलिसी. ठीक है, इसमें नेशनल इंटरेस्ट हो गया, सारा कुछ आइडियोलॉजी जो हमारी होती है. फिर बताना ये था कि रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सही है, तो इसके बाद फिर ये जो है ना अमेरिका के हिसाब से फॉरेन पॉलिसी का टॉपिक था कि अमेरिका की जब कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी है. ठीक है, उसके बाद उसकी फॉरेन पॉलिसी, तो किस तरीके से वो जो रिलेशनशिप पूरा अमेरिका किस तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाती है, वो किस तरीके से इसे डोमिनेट करती है, तो ये तकरीबन जो है इसमें तकरीबन हम यही डिस्कस करेंगे कि क्योंकि अमेरिका जो भी फॉरेन पॉलिसी बनाता है वो अपनी कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी को देखते हुए बनाता है. यही रीजन है कि वो चाइना और यूएसएसआर के खिलाफ है, मतलब रशिया के. तो ये चीजें इसमें डिस्कस होंगी, आप लोग इसको प्रॉपर पढ़ के अच्छे से सोल्व कीजिएगा. Write a detailed note on evolving domestic political dynamics of Afghanistan in the wake of US withdrawal. ठीक है, डिस्कस की कंसर्न ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड अफगानिस्तान. ठीक है, सबसे पहले आप इसमें जो है थोड़े से वो अफगानिस्तान के डायनामिक्स देख लें कि कौन कौन से हैं. फिर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान क्या होनी चाहिए आफ्टर आफ्टर विड्रॉल ऑफ यूएसए फ्रॉम द कंट्री. अच्छा, पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करें, आप सिर्फ अफगानिस्तान की बात करें, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आईआर पार्ट 2 के लिए. क्यों, इसमें देख लेते हैं कौन कौन से एरियाज को कवर करना चाहिए. ठीक है, पॉलिटिकल सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक हर्डल्स बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान, कौन कौन सी है प्रीवियस से लेके आज तक की सारी. हाउ कैन बोथ कंट्रीज कम आउट ऑफ फ्रॉम कोल्ड वॉर सिनेरियो. ठीक है, किस तरीके से जो है ना दूसरों की जंगों से निकल के अपना एक बना सकती है वो सारी चीजें. तो ये चीज होगी, पुराना क्वेश्चन है थोड़ा, उस टाइम पे ये सारी चीजें थी, अब तो विड्रॉल हो गया है तो चीजें वो हो गई, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, आइडिया होना चाहिए प्रीवियस चीजों का भी. द मोस्ट कंपेलिंग चैलेंज फेसिंग अफगानिस्तान टुडे इज डीलिंग विद अफगान तालिबान. ठीक है, व्हाट डू यू थिंक पॉलिटिकल एंगेजमेंट इन accommodation between अफगान गवर्नमेंट एंड तालिबान गिव स्टेबिलिटी टू द रीजन. ठीक है, अभी भी जो अफगान गवर्नमेंट अब तो है नहीं, अब तो तालिबान है सारे के सारे, तो ये क्वेश्चन जो है खत्म हो गया, लेकिन ये इस तरीके से कभी पूछ सकते हैं कि पहले ये हुआ था तो बताएं अब क्या होगा. तो अब पूछेंगे नहीं, बस ये थोड़ा बहुत आप अपनी इन्फो के लिए थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, वरना जरूरत नहीं है इसकी. व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ इमर्जिंग वाटर कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अभी भी इसमें चीजें हैं. पाकिस्तान को पानी की जरूरत है, यहाँ पे इशू हो सकता है आगे चल के भी, तो इसको थोड़ा सा आप अपने साथ अच्छे से रख लीजिएगा करके. इसके अलावा कमेंट इन डिटेल और मैकेनिज्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान और दूर लाइन इशू. ठीक है, ये वाला भी इशू अभी तक जो है ना इस तरीके से चल रहा है, वो मतलब कि मानते नहीं है अभी भी रेड लाइन को, तो ये इशू भी, इसको भी आप देख लीजिएगा. ठीक है, ये वाला
व्हाट आर द चाइना इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान, ठीक है, ये वाली चीजें है काम की अभी भी। डिस्कस लोन इन ऑप्शन फॉलोइंग यूएस एग्जिट, ठीक है। तो अब क्योंकि यूएस एग्जिट कर चुका है तो ये चीज वैसे काम की तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब एग्जिट कर चुका है, अभी भी तो चाइना के इंटरेस्ट है, तो वो उस हिसाब से आप इसको कर लीजिए। अब ये रिसेंट वाला है, राइट अ डिटेल नोट ऑन इन्वॉल्विंग डोमेस्टिक पॉलिटिकल डायनामिक्स, ठीक है, पॉलिटिकल डायनामिक्स ऑफ अफगानिस्तान इन दी वेक ऑफ यूएस विड्रॉल। इससे पाकिस्तान की वही सेम चीज है कि पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान क्या होनी चाहिए। तो इसको अभी भी ये काम का है क्वेश्चन, अभी भी आ सकता है, अभी भी आएगा आगे चल के भी किसी तरीके से घूम फिर के। तो ये देख लीजिएगा अफगानिस्तान में अभी कौन कौन से इश्यूज चल रहे हैं, वो चीजें भी देख लें और उस हिसाब से भी क्वेश्चन को अपने जो है फॉर्म करके और उसकी तैयारी कर लें। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया की बात करें, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तकरीबन हर साल में ही आया हुआ होगा। कौन कौन से एरियाज आए हुए हैं वो देख लेते हैं। सिग्निफिकेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ टेररिज्म, ठीक है। अभी रिसेंट में जो ये हुआ था, फॉरेन मिनिस्टर ने अफगानिस्तान इंडिया के ने क्या कहा था, ये सारी चीजें आपके पास लिखी होनी चाहिए जब बिलावल भुट्टो क्या था एशिया कॉन्फ्लिक्ट में, ठीक है। तो ये वाली चीज भी याद रखनी है और इसको भी थोड़ा सा देख लेना है। अच्छा, सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी भी इश्यूज चल रहे हैं, अभी शायद कोई अ, किसी ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, वो चीज आई थी, तो उसको भी देख लीजिएगा। इंडस वाटर ट्रीटी वाले इशू में, ठीक है, जो इंडिया डैम्स बना रहा है और फिर ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये वाला टॉपिक अभी रिसेंट इशू हुआ है, तो हो सकता है इसमें आ जाए। हाउ हैव न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इवॉल्व, ठीक है, ये भी काम की चीज है। एक अभी देखिए 2022 में भी आया है ये question। तो ये चीजें नजर में रखने की है। What do their current doctrine imply for deterrence, stability in South Asia, ठीक है, हर दूसरे दिन जो है वो धमकियां देते रहते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये चीज देखने की है और हर एक एक एरिया को आपको उसको कवर करना है। अच्छा, वन ऑफ मोस्ट dilemma of South Asian politics is continuous relation, contentious relation between Pakistan and India. व्हाट मेजर्स वुड यू कंसीडर नॉर्मलाइजेशन बिटवीन टू नेबर्स, ठीक है, मेजर्स कौन कौन से होने चाहिए। कश्मीर का इशू जब तक सॉल्व नहीं होता मुझे नहीं लगता कोई इशू सॉल्व होगा, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट तो ये है, उसके अलावा वाटर के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बाकी जो है वो है हमारे जो सिंध और गुजरात वाला जो इशू है, सियाचन का इशू है, बहुत सारे इश्यूज हैं। और आई थिंक ये सारे इशू जब तक रिजॉल्व नहीं होंगे तो इशू नहीं सॉल्व होंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है वो कश्मीर का इशू है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, अभी भी ये रिलेवेंट है। What benefits India might have gained by joining missile technological MTCR, ठीक है, ये एक बार ही आया हुआ है क्वेश्चन, लेकिन जो है थोड़ा बहुत इस मिसाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या था क्या नहीं है, इसके इम्पेक्ट क्या हो सकते हैं पाकिस्तान पे भी, साउथ एशिया पे भी, अगर उनको गेन आई थिंक मिल भी गई होगी या फिर उनको, या फिर क्या हुआ है आप देख लीजिएगा, 19 में आया था ये क्वेश्चन। न्यूक्लियर का फैक्टर की बात करें तो इम्पोर्टेंट है ये एरिया, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक भी आया हुआ है, यहाँ पे भी आया हुआ है। is one of major determinants of international politics with reference to USA, India and ये क्वेश्चन और उसके अलावा ये क्वेश्चन, ठीक है, ये सारे जो है ना न्यूक्लियर से रिलेटेड है, तो आप जो है इन एरियाज को अच्छे से एक साथ ही कवर कर लें। अच्छा, और ये व्हाट आर वेरियस स्ट्रेंथ्स ऑफ इंडो पैसिफिक, ठीक है, इंडो पैसिफिक में भी पाकिस्तान और इंडिया का रोल है, क्योंकि यूएसए और राइस और फिर ये सारा कुछ, ठीक है, पाकिस्तान और चाइना के वजह से द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया टू इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन है, ये प्रीवियस भी काफी बार मैंने रिपीट किया है क्वेश्चन। और अच्छा, ये चीज, हाउ हैज इंडिया स्केपिंग ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आर्टिकल 370 और 35A ग्रांट स्पेशल स्टेटस टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर, ठीक है, इम्पैक्ट्स ऑफ लीगल स्टैंडिंग ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट। ये वाला जब से इशू हुआ है तो पाकिस्तान किसी तरीके से बात करने के लिए रेडी नहीं है इंडिया से, ना ही इंडिया इस बात को मान रहा है कि वापस से वो कर ले। तो ये वाली जो चीजें, ये अब हिंड्रेंस हो गई है कि बात नहीं हो सकता है कश्मीर की, तो ये चीज अब थोड़ा बहुत जो है इसको आगे किस तरीके से रिजोल्व कर सकते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि अभी देखें 2023 में ये क्वेश्चन आया है काफी टाइम के बाद, तो इस वाले क्वेश्चन को भी थोड़ा सा देख लें। अच्छा, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, सिर्फ दो बार ही आया हुआ है। एक जो 23 वाला क्वेश्चन जो भी मैंने प्रीवियस बात की आर्टिकल 370 का, वो 2018 में आया था। उसमें ये था कि कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट सचेज इन केस ऑफ ईस्ट तिमोर एंड
पोस्ट क्राइसिस, ठीक है। तो क्या इस तरीके से हम इनका इशू सॉल्व कर सकते हैं या फिर नहीं? ठीक है, मतलब कि इन्होंने अपना इशू किस तरीके से सॉल्व किया था, ये केसेस आपको पता होने चाहिए, आप इस पे रिसर्च करें और बाकी भी देखें कौन कौन से इश्यूज और हैं जिसपे जो है कश्मीर का इशू ये लोग कह सकते हैं कि सॉल्व करें, क्योंकि अभी ये नाम दे दिए, पता चले दूसरे में दूसरे नाम दे दें। तो सारे के सारे जितने भी इस तरह के इश्यूज हैं आप सारे देखें किस तरीके से उन्होंने रिजोल्व किया है और क्या यहाँ पे कश्मीर के इशू में हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो ये जो दो क्वेश्चन है ये मैंने मीडिया में रखे, कश्मीर के सिर्फ 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर की बात करें तो ये सिर्फ एक बार आया हुआ है। ये आई थिंक बैलेंस ऑफ पावर तो आप पार्ट 1 में भी कर लेंगे तो वैसे ही हो जाएगा ये आपका। इसमें पूछा क्या है, बैलेंसिंग एक्ट क्या है इंटरनेशनल रिलेशन में, ठीक है, और पाकिस्तान इम्पेरेटिव एंड कंस्ट्रेंट विथ रिगार्ड टू मेंटेनिंग बैलेंस विथ मेजर पावर, मतलब कि चाइना और यूएसए से वो किस तरीके से बैलेंस पावर कर सकता है, क्योंकि वो चाइना से भी उसको जरूरत है और यूएसए से भी, अभी रशिया से भी हो गया, तो रशिया और चाइना तो तकरीबन एक साइड पे होंगे और यूएसए अलग साइड पे, तो वो किस तरीके से वो बैलेंस कर सकता है मेजर पावर्स में, तो ये चीज इसमें बतानी थी। तो डिप्लोमेसी की अगर बात करें तो उस पे भी सिर्फ एक बार ही क्वेश्चन आ चुका है। ये तकरीबन आई थिंक उसका है पार्ट 1 का, लेकिन उन्होंने पार्ट 2 में दे दिया था। तो डायग्राम बनाना था उसमें, इन द लाइट ऑफ मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी बतानी थी, ठीक है, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रैक ऑफ डिप्लोमेसी एंड व्हाई। मल्टी ट्रैक जो है उसमें मल्टीपल जो है होते हैं डिप्लोमेसी के बेस होते हैं, उसमें डायग्राम ये दिया हुआ था, उसमें तकरीबन आई थिंक 9 इस तरीके से बना हुआ था पूरा, और एक एडिशनल भी बना हुआ था। वो वाला डायग्राम था, आप पेपर में देख लीजिएगा, इसको मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गई। तो ये वाला जो टॉपिक था इसमें जो है बताना था कि डायग्राम वो था उसमें, और उसके बाद बताना था कि कौन सी डिप्लोमेसी उन सब में से जो है इम्पोर्टेंट है और क्यों, ठीक है, और एक्सप्लेन भी करना था डायग्राम। अच्छा, वाटर कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, मीडियम में मैंने रखा है सिर्फ 2 बार आ चुका है, लेकिन अभी रिसेंट में इसका चांस है, क्योंकि अभी रिसेंट में भी थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है इस एरिया में, ठीक है। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर इमर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, ये बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से एक, और जो है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड, ये मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है क्योंकि पाकिस्तान इंडिया जो है ना इस वजह से भी पाकिस्तान का पानी बंद कर रहा होता है कि जो है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म कर रहा है और ये सब, तो उसको बंद करने के लिए जो ना हम इस वजह से जो है इसको बंद करेंगे पानी, तो इस वजह से मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। अच्छा, ये एक चीज मैं मेंशन कर दूं यहाँ पे, एक चीज ये वाला क्वेश्चन ऐड करना भूल गई थी, ठीक है। ये मैंने इस वजह से ऐड किया है इसका हल्का फुल्का, क्योंकि इंडिया में ये वाला भी कहा था कि जो है ना कि क्योंकि टेररिज्म वगैरह जो है पाकिस्तान इस वजह से भी बंद करते हैं, थोड़ा सा इसमें एरिया में आएगा वाटर का, लेकिन ज्यादा नहीं आएगा, ये वाला असल क्वेश्चन है, जो कि सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन पर्सपेक्टिव ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, तो ये वाला वाटर का है, तो इसको आप ब्लू से टिक कर मार्क कर लें, क्योंकि ये जो है इम्पोर्टेंट है। जो भी 3 से या 4 बार आता है तो हम इसको इम्पोर्टेंट कहते हैं, तो ये एक ब्लू वाला आ जाएगा, सही है। अच्छा, साउथ एशिया की बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, साउथ एशिया की बार बार बात होती है, किस किस एरिया में बात हो चुकी है वो देख लेते हैं। What does South Asia remains least integrated in the world? What lessons can SAARC draw from EU and ASEAN experience in the region integration? ठीक है, जिस तरीके से EU और आसियान जो है अपने रीजनल इंटीग्रेशन में एक्टिव हैं, क्यों सार्क नहीं है और क्या लेसन्स उसको जो है वो लेने चाहिए उनसे, क्यों वो मतलब के मतलब लेस इंटीग्रेटेड, ठीक है, क्या रीजन है, क्या वो इस तरीके से हो सकते हैं EU और आसियान की तरह, और किस तरीके से हो सकते हैं, किस किस रीजन की बात हो सकते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इसमें बयान करेंगे हम लोग। उसके अलावा अगर बात करें तो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन की बात है यहाँ पे, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान, जब भी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान ही न्यूक्लियर पावर कंट्रीज है साउथ एशिया में, तो ये 2 कंट्रीज ही हमेशा बात करेंगे, फिर बताएंगे कि डिटरेंस क्या है, स्टेबिलिटी मतलब डिटरेंस क्यों है, स्टेबिलिटी मतलब कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर पावर है ना, तो ये डिटरेंस देते हैं एक दूसरे को कि दोनों कोई भी इस तरीके की कोई हरकत नहीं करते, ठीक है, किस तरीके से ये डिटरेंस शो करता है। उसके अलावा ये वन ऑफ द मोस्ट स्टडीड मास्टर ऑफ एशियन पॉलिटिक्स इस कंटिन्यूअस रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है, तो ये वाली जो चीज है ना ये वाली बोल रहा है, ये वाला भी आप इस वाले क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। व्हाट मेजर डू यू कंसीडर नॉर्मलाइजेशन बिटवीन द टू नेबर्स, ठीक है, अगर ये वाले नेबर सही हो जाए ना तो सारा साउथ एशिया सेट हो जाए।
डिस्कस रशिया रिटर्न टू साउथ एशिया एंड यूएसए इन द पैसिफिक स्टडी, ठीक है। तो ये वाली चीज भी जो है इम्पोर्टेंट नहीं, ये प्रीवियसली मैं काफी बार बोल चुकी हूँ। साउथ एशिया का जिक्र था तो मैंने इसमें भी ऐड कर दिया। अगेन इसमें भी व्हाट इंडिया माइट हैव गेन फॉर मिसाइल टेक्नोलॉजी वाला, ठीक है। उसमें भी बहुत पॉसिबल इम्पैक्ट क्या होंगे साउथ एशिया पे। जब भी साउथ एशिया की बात आती है तो कुछ ना कुछ जरूर होता है, तो सारे के सारे ये से रिलेटेड हैं क्वेश्चंस। आप जो है ये सारे एरियाज कवर करके उससे रिलेटेड भी एरिया कवर करके बहुत अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं। इस तरीके से इंडो पैसिफिक वाली बात भी करें, वो भी साउथ एशिया वाला इशू है। पाकिस्तान किस तरीके से डील कर सकता है असाइन टू इंडिया विद सिग्निफिकेंट, ठीक है, असाइन टू इंडिया एंड इंडो पैसिफिक रीजन, तो ये वाला एरिया भी सेम ही। अच्छा, वारफेयर की बात करें, फिर हार्ड हार्ड हाइपर वारफेयर की बात करें, तो एक बार एक क्वेश्चन आया था उस साल पे, जो है वो यू आईआर में थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, सारा पेपर इस तरीके का था। तो उसमें ये क्वेश्चन एक था, हाउ कैन पाकिस्तान डेवलप क्रेडिबल कैपेबिलिटीज टू डिटर हाइब्रिड वारफेयर, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान में हाइब्रिड वारफेयर का काफी अभी जो है ज्यादा हो गया है मामला, तो वो चीज किस तरीके से पाकिस्तान जो है उसको डिटर कर सकता है। ये क्वेश्चन था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाइब्रिड वारफेयर आज के काफी इंपॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से आपको ये टॉपिक कवर करना चाहिए। यूएसए चाइना या फिर ग्लोबल पावर्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें देखें, व्हाट आर चाइनाज इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान, ठीक है, ये वाली चीज। अब ये तो जाहिर है यूएस का रोल एग्जिट हो चुका है, लेकिन अभी भी क्योंकि यूएस एग्जिट कर गया ना, तो अब चाइना के कौन से इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, तो आप देख सकते हैं उसको। अच्छा, ये वाली जो चीज है, डिफरेंशिएट बिटवीन वाशिंगटन कंसेंसस कंसेंसस और बीजिंग कंसेंसस, ठीक है। इस बीजिंग कंसेंसस अ चैलेंज तो वाशिंगटन कंसेंसस, इसको आप थोरोली देखें, पूरे डिफरेंसेस देखें उसको किस तरीके से है किस तरीके से नहीं है। उनके कुछ अपने वेज हैं कि जिस तरीके से वो चीजों को लेके चल रहे हैं। वाशिंगटन कंसेंसस तो क्लियर है, जैसे कि आईएमएफ वर्ल्ड बैंक भी वही सेम बातें करते हैं, लेकिन बीजिंग कंसेंसस जो है वो किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि कौन सा है। तो काफी एरियाज है उसमें जो कि इससे आपको पता चलेगा कि शायद ये है शायद ये है, तो वो आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। अच्छा, ये है व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ यूएस न्यू इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी अंडर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि अभी जो बाइडेन का दौर चल रहा है, तो उसका क्या है, इसकी क्या है, हाउ डज इट ट्रीट चाइना, चाइना को वो कैसे ट्रीट कर रहा है, कर भी रहा है नहीं कर रहा, वो सारी चीजें इसमें होंगी। अच्छा, उसके अलावा बात करें, world orders are established by great powers in order to serve their interests. What are the foundations of existing world order and how do they serve interest of great powers, ठीक है। ये सारी चीजें मतलब कि ग्रेट पावर्स के इंटरेस्ट क्या होते हैं, किस तरीके से वो अपने जो है फाउंडेशन रखते हैं इंटरेस्ट की, इस तरीके से वो अपने इंटरेस्ट अचीव करते हैं, सारी चीजें आप इसमें काफी एग्जाम्पल दे सकते हैं। प्रीवियस के वार से लेके शुरू से लेके अब तक के जितने भी हैं, सबने कुछ ना कुछ किया हुआ है, तो क्या क्या किया हुआ है वो सारी चीजें। अच्छा, कोविड 19 पेंडेमिक की बात करें तो मैं इसको लेस इम्पोर्टेंट कहूंगी। जब कोविड था तब आया था, एक ही बार आया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज पेंडेमिक, ठीक है। हाउ कैन द पेंडेमिक मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बी मेन पार्ट ऑफ द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तब जरूरत थी, अब जरूरत नहीं है, अब खत्म हो गया कोविड। तो मतलब कि ये है, अब कभी पूछ नहीं सकता ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में, लेकिन फिर भी अगर आपको शौक हो तो गवर्नेंस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान में थोड़ा सा आप देख लीजिए। हो सकता है इकोनॉमी का बोल दे, गवर्नेंस सिस्टम का किस तरीके से वो मैनेज कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं होगा। अच्छा, इंडो पैसिफिक की बात करें, अगर सिर्फ इंडो पैसिफिक को अलग से निकालें, दो बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। एक ये जो है की स्ट्रक्चर ऑफ यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी अंडर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा जी, सॉरी, ये तीन बार था, मैं दो ए वाला ऐड करना भूल गई थी, 23 वाला, ठीक है। आज देखिए, डिस्कस, एक तो ये है कि न्यू इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो है वो जो बाइडेन के हवाले से कौन सी है, ठीक है, और चाइना से वो किस तरह से ट्रीट कर रहा है। दूसरा था रशिया रिटर्न, ठीक है, इंडो पैसिफिक, ये हो गया। अब तीसरा है व्हाट आर द वेरियस स्ट्रेंथ्स ऑफ इंडो पैसिफिक कंस्ट्रक्ट ऑफ यूएस एंड allies, ठीक है। तो फिर पाकिस्तान, व्हाट टू ऑप्शंस पाकिस्तान टू डील विद सिग्निफिकेंट असाइन टू इंडिया इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। तो ये तीनों एरियाज जो है आपको करने, तो ये वाला जो एरिया है ये हो जाएगा हमारा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है और उसको हम ब्लू से मार्क करेंगे, क्योंकि ये जो है ग्रीन नहीं है, इसमें 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा, गवर्नेंस की बात करें, सिर्फ एक बार ही आ चुका है, ये वही सेम पेंडेमिक वाला क्वेश्चन जो मैंने कहा था, गवर्नेंस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान पे ही आया हुआ था।
तो ये एक बार ये एरिया आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। पेंडेमिक का तो वैसे भी अब आई थिंक इम्पोर्टेंस नहीं है। अच्छा, क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें, 3 बार आ चुका है। काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और पाकिस्तान बनना अभी जरूरत भी है ना क्लाइमेट चेंज की। Pakistan top 10 countries hit by climate change. What are the ways and means to manage climate change trends? ठीक है। मल्टी डायमेंशनल मल्टी फेसेटेड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज कौन कौन से हैं? अभी देख फ्लड कितना चल रहा है, सारी चीजें बर्बाद हुई हैं। तो वो सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। आइडेंटिफाई ईच एंड डिस्कस एनालाइज अंडर द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है। पाकिस्तान इज रिकॉर्ड अमंग टॉप मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है। ये 23 में भी आया था क्योंकि फ्लड भी तो आया था। What urgent policies measures do Pakistan need to initiate and mitigate climate change? अभी जो है रिसेंटली आई थिंक इस तरीके से भी आ सकता है, इकोनॉमी का वाले से भी, किस तरह से फ्लड ने हिट किया इकोनॉमी को या फिर सो ऑन सो फोर्थ। तो वो चीजें भी आप देख लीजिएगा। क्लाइमेट को अभी भी देखिएगा, अभी भी इम्पोर्टेंट है। पता नहीं चल रहा अभी भी जो है ना चीजें इससे कितने खराब हो जाती हैं। अच्छा, कोल्ड वॉर की बात करें, इम्पोर्टेंट है, 3 बार आ चुका है क्वेश्चन। ये एक तो वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला जो मैंने कहा था 16 में आया था ये वाला कोल्ड वॉर सिनेरियो वाला। ठीक है। उसमें क्या था, एरियाज कवर करने, पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक हर्डल्स बिटवीन पाकिस्तान अफगानिस्तान। उसमें बताना था कि हाउ दे के कम आउट ऑफ कोल्ड वॉर स्ट्रेटेजीज। ठीक है। अगर दूसरी कंट्रीज की स्ट्रेटेजी में फंस जाती हैं तो वो किसी तरीके से बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा बताना था स्ट्रेंथ एंड लायबिलिटीज ऑफ कंटेनमेंट ऑफ वर्ल्ड रिवोल्यूशन पॉलिसी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। ये मतलब कि पुराने जमाने का क्वेश्चन आया हुआ है, 18 में आया हुआ है। तो आप इसको देख लीजिएगा क्योंकि कभी भी आ जाते हैं, क्योंकि कोर्स का हिस्सा तो है ही ये प्रीवियस चीजें में। अच्छा, Cold War is considered as one of the longest peace in the great powers history. What determinants factor ensured relative peace in great powers relations during Cold War? ठीक है। तो ये चीज भी पुरानी वाली है, लेकिन आ जाते हैं तो इस टॉपिक को आप पुराने हिसाब से भी कवर कीजिएगा और पोस्ट कोल्ड वार एरा भी देख लीजिएगा, ताकि जो है सारे एरियाज आपके अच्छे से कवर हो। टेररिज्म की बात करें तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 2 से 3 बार आ चुका है, 3 बार 4 बार करके आ चुका है। ठीक है। ये देखिए, एनालिसिस ऑफ एनाटॉमी ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो इस हवाले से जो है ना, मतलब कि पाकिस्तान बताना है कि पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए वार ऑफ टेररिज्म। ठीक है। सेंट्रल थीम जो है ना उनका बताना। उसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ टेररिज्म हो गया ये। और ये वाला है, पाकिस्तान has formally joined Saudi Arabia's led 34th military alliance to contain terrorism and extremism in Southwest Asia। तो इसको बताना था कि अलायंस मिलिट्री अलायंस अगेंस्ट टेररिज्म एंड एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड का सारा। तो इसमें भी टेररिज्म की बात है। ठीक है। ये टेररिज्म है साउथ वेस्ट एशिया वाला। और अब जो क्वेश्चन आया था 2020 में, वो थोड़ा सा इस तरीके से, उसमें डेफिनेशन पता नहीं थी। फिर पहले ये पूछा था व्हाई इज डिफिकल्ट डिफाइन टेररिज्म। ठीक है। फिर फेमिनाइजेशन ऑफ टेररिज्म क्या होती है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ टेररिज्म क्या होती है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ टेररिज्म क्या होती है, और स्टेट टेररिज्म क्या होता है। ठीक है। तो ये चीजें जो है, ये डेफिनेशन इस तरीके से पहली बार आई थी, काफी स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल हुई थी इसमें। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस तरीके से टेररिज्म देखें और देखें कि और कौन से इस तरह के टेररिज्म होते हैं, तो वो भी आप उसको भी कवर कर लें। अच्छा, न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करें तो मैंने पहले भी कहा था इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 3 बार आ चुका है। ठीक है। एक चीज अगर देखिए, मोरल डायमेंशन ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है, एसेंशियल फीचर्स एंड जस्टिफाई इट्स ऑब्जेक्टिव जेस्चर व्हिच मेंटेन नेशनल एंड रीजनल स्टेटिक बैलेंस। ठीक है। इसमें तकरीबन डिस्कशन जो होगी ना, वो पाकिस्तान और इंडिया की डिस्कशन होगी। शुरू में तो जाहिर है पाकिस्तान की बात होगी, लेकिन किस तरीके से रीजनल स्टेटिक बैलेंस बना के रखा हुआ है, तो उसमें जाहिर है इंडिया की बात होगी। और ये हाउ हैव द न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इवॉल्व। ठीक है। इसके बाद व्हाट डू देयर करंट डॉक्ट्राइन इम्प्लाई डिफरेंस स्टेबिलिटी। ठीक है। इसमें भी वही सेम चीज है जो इसके एरिया की है, ये वाली डिफरेंस वाली। उसके बाद डिस्कस न्यूक्लियर फैक्टर इज वन ऑफ द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स विच रिफर्स टू यूएसए इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये वाली चीज भी पुरानी है, लेकिन देख लीजिएगा। अच्छा, आईएमएफ की अगर बात करें तो इस दफा के लिए मैं कहूंगी कि तैयार कर लीजिएगा अपना पहले से ही। आईएमएफ इम्पोर्टेंट है, इस बार भी आ सकता है। 24 में भी आएगा, और उससे स्पेशल भी, क्योंकि अभी भी चल रहा है आईएमएफ का प्रोग्राम। ठीक है। अभी इलेक्शन के हवाले से चल सकता है कहीं से कि क्या होंगे रीजंस वगैरह। बाकी डिस्कस द फंडामेंटल फैक्टर्स ऑफ ग्रीस इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है। ये देखें, अब कंट्रीज की इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करते हैं।
अब जो है श्रीलंका वाला आ सकता है। श्रीलंका अब जो है आईएमएफ प्रोग्राम में है, तो काफी कंपेयर कर रहे थे लास्ट टाइम श्रीलंका से, तो तभी वो बचा है अभी कंट्री, और अब आस्था है सब सही हो रहा है, तो वो चीज जो है अभी आ सकती है। तो ग्रीस हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब श्रीलंका आप देख लीजिएगा, विच नीड ह्यूज फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम ईयू एंड आईएमएफ एस जेपी, everything is based on and explain out of the box solution for the current country, ठीक है। मतलब कि आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन बताना था, तो अभी भी आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन बता सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के लिए कौन सा सोल्यूशन है ये वो, तो उसको देख लीजिएगा। अच्छा, what are the major policy prescription of structural adjustment and stabilization of World Bank और IMF विजिट पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के लिए मेजर पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन क्या होगी, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट किस तरीके से, स्टेबलाइजेशन, सारा कुछ। हाउ आर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एफएटीएफ होगा, IMF and multilateral organization used as a tool of coercion, and what are options for countries like Pakistan to save currency, ठीक है। वो क्योंकि ब्लैकमेल होता है तभी पाकिस्तान से कम, पाकिस्तान वगैरह को या फिर इस तरह कंट्रीज को ब्लैकमेल वगैरह करके कौन से इंस्टीट्यूशन या फिर इस तरीके से जो है वो करते हैं सारा कुछ, तो या फिर मतलब कि इमोशनल होता है, या फिर उसको इंटरेस्ट को लेके पाकिस्तान किस तरीके से वो अपने आप को सेव कर सकता है, इस तरीके से बाकी कंट्री किस तरीके से सेव कर सकते हैं अपने आप को। तो ये जो चीजें हैं इसमें जो है पूछेंगे, इसमें पूछिए तो आप उसको जो है कवर कीजिएगा। अच्छा, इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें, मैंने इसको अभी रखा है मीडियम में, लेकिन अभी के टाइम में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अभी आएगा ये किसी भी फ्रेम में आ सकता है। मैंने काफी फ्रेम पूरी वीडियो में बीच में बताए हैं, तो अगर बीच में नहीं सुने तो आप वो उसको पूरा देख लीजिए। अच्छा, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं। ये सेम ग्रीस क्राइसिस वाला जो है ये आ चुका है पहले ही, ठीक है। अभी इसमें मैंने कहा है श्रीलंका का वाला आ सकता है, या आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन ढूंढना था इसमें, सही है। और अब ये हाउ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी सेम है, एफएटीएफ, ये एफएटीएफ है। और पाकिस्तान किस तरीके से अपने सेफ गार्ड कर सकता है, लाइक कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है पाकिस्तान से अगर कुछ करवाना होता है तो वो मतलब कि फोर्स करता है कि आप ये जो है काम करो, और फिर जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे लोन्स और ये सारा कुछ। तो ये वाली चीज जो है इकोनॉमिक क्राइसिस वाले में कंसिडर हो जाएगी, तो आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करें या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये 3 बार आ चुका है। कौन कौन से एरियाज में, जैसे एक्सएमआई, अचीवमेंट एंड चैलेंजेस इन ईयू पाकिस्तान रिलेशन फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन में इसके अभी देख लीजिएगा, अभी कोई डेवलपमेंट हुई है रिसेंट, ठीक है। कुछ हुआ है इस तरीके का, मैंने कुछ दिन पहले या फिर कुछ मंथ्स पहले मैंने देखा था ये चीज, तो आप इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा, हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन अभी दोबारा आ जाए। ईयू और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में ही था। अच्छा, उसके अलावा डिटरमाइन द फैक्टर्स इन इमरजेंस ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। उसके बाद क्या फैक्टर्स बताने हैं इसके, हाईलाइट योर डिस्कशन विद फैक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान, ठीक है। कौन कौन से इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लाइक हमारे पास आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, और भी बाकी आप देख लीजिएगा, तो वो भी आ सकते हैं। उसके अलावा हाउ आर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सेम वही चीज है, ठीक है। ये वाली चीज जो पूछ रहा है ना, कौन कौन से प्रैक्टिस, यही सेम डिपार्टमेंट। और कौन से ऑर्गेनाइजेशन थे जो पाकिस्तान को जो है ना अपने वफाद जो भी पूरे करके फिर जो है पाकिस्तान को प्रोवाइड करती हैं लोन्स वगैरह, तो ये चीज भी जो है इसमें आ सकती है। इस वाले को कवर कर लीजिएगा, ये पूरा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें, या फिर किसी भी इस तरीके की बात करें, ठीक है, तो ये सारी सारी चीजें जो है काउंट हो जाती है। अच्छा, एनर्जी क्राइसिस की बात करें तो आई वुड से जो है मीडियम में मैं इसको कहूंगी। अभी तो आई डोंट थिंक सो अभी कोई एनर्जी क्राइसिस है कोई खास, इतने चल रहा है बस काम, तो इतना मुझे नहीं लगता है भी इम्पोर्टेंट है। वो ज्यादा जब होता है ना शूज बिल्कुल लाइट नहीं होती, अभी तो है, अब बात का पता नहीं है, जब नहीं होगी तो आ जाएगा पेपर वेपर से। ठीक है, एनर्जी क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, अभी इकोनॉमी के इतने क्राइसिस हैं कि एनर्जी से भूल जाएंगे। एम्फेसाइज जो डिस्कशन चाइना और पाकिस्तान में, ठीक है, मतलब सीपीए के हिसाब से बताना है। उसके अलावा नेशनल एनर्जी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीपेक इन 2015, तो ये चीज बतानी थी इसमें तो।
ये कौन सी पॉलिसी है, लेकिन आप ये देख लीजिएगा, नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद सीपीए के कॉन्टेक्स्ट में, और अभी रिसेंट में आई थिंक कोई हुई थी पॉलिसी इमरान खान के दौर में, तो वो आप देख लीजिएगा, इसकी रिलेटेड थी या फिर कोई और थी, वो आई थिंक ग्रीन वाली थी, ग्रीन इकोनॉमी वाली, ये ग्रीन वो जो पावर वगैरह होता है, ग्रीन एनर्जी या फिर इस तरीके से। तो आप देख लीजिएगा उसको, मुझे अभी नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा उसका। सीपेक और ओबोर की बात करें अगर, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि 3 बार आ चुका है। अभी भी सीपेक क्योंकि पहले डाउन हो गया था, पीटीआई वाले दौर था या फिर इसमें तो थोड़ा सा कम हो गया था। अब दोबारा से जाहिर है इसको वो करेंगे सारा, तो उसमें अपडेट देख लीजिएगा अभी क्या अपडेट चल रही है। एनर्जी क्राइसिस, ठीक है, ये सीपेक वाला है, एक हो गया। एक है चाइना स्ट्रेटेजिक विजन, द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, आल्सो नोन एज, अच्छा ये इस तरीके से देख लीजिएगा क्वेश्चन को, कि क्या अपडेट हुई, कहाँ तक पहुंचा है ये, ठीक है, और वो भी और सीपेक भी, मतलब कि अपडेट वाले जो है ना, अभी वाला रिसेंट क्या क्या अपडेट है, किस तरीके से काम चल रहा है, कितना पहुंचा है, ये देख लीजिएगा चीजें। नेशनल एनर्जी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, ये भी देख लीजिएगा, और रिसेंट में मैंने कहा था पता नहीं कौन सी पॉलिसी है एक तो उनको भी देख लीजिएगा। अच्छा, पाकिस्तान की बात करें, मिडिल ईस्ट की बात करें, अभी मुस्लिम वर्ल्ड की बात है, तो इसको मैं मीडियम में रखूंगी। क्यों? क्योंकि इसके दो क्वेश्चन आ चुके हैं अब तक। एक है टेररिज्म वाला, जो पाकिस्तान फॉर्मली ज्वाइन सऊदी अरब लेट 34th इस्लामिक मिलिट्री, ठीक है, ये कौन सा था, कब किया था, 2016 का क्वेश्चन है, मतलब बहुत पुराना आया होगा, लेकिन आपकी इन्फो के लिए जरूरी है। उसके अलावा नेशनल थ्योरीज ऑफ फॉरेन पॉलिसी, जिसमें पाकिस्तान ने यमन, सऊदी ने यमन के लिए मांगे थे फोर्सेस, लेकिन जो है पाकिस्तान ने भेजा ही नहीं थे, बाद में जो है राइल चौधरी को भेज दिया था। तो वो बताना था थ्योरीज के हिसाब से कि क्या पाकिस्तान ने सही किया या फिर किस तरीके से इस चीज को बैलेंस किया, ये चीज जो है आप देख लेगा इसमें। डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, कौन सी अब तक आ चुकी है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन अब तक आ चुकी हैं, जो नहीं आई है मैं कहूंगी वो भी देख लें, कभी भी आ जाती हैं। अब रिसेंटली देखें, रेगुलर में आ रही है, 19 में आया है, 21 में आया है, 22 में भी आया है, ठीक है, और 23 में ज़ाहिर है IMF वगैरह आया था। तो ये जो है इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए मैंने IMF नहीं ऐड किया। तो सार्क हो गया एक, ठीक है। अब फंक्शनल जो है फेलियर बता, हाउ टू फंक्शन एक्सप्लेन द फेलियर, ठीक है। और ये है ब्रिक्स की बात है, ब्रिक्स भी आजा काफी वो है, और कुछ कंट्रीज आर पार्ट ऑफ ब्रिक्स, अभी रिसेंटली किसी कंट्री ने ज्वाइन भी किया हुआ ब्रिक्स को या ऐसा कुछ, तो इसको भी देख लीजिएगा। अच्छा, वार डज साउथ एशिया रिमेन लीस्ट इंटीग्रेटेड इन वर्ल्ड, ठीक है, लेसन्स क्या है सार्क के लिए, EU में और आसियान में। तो ये तो हो गया, अब SCO देखिएगा इस बार, ठीक है, SCO इम्पोर्टेंट है इस दफा, SCO इम्पोर्टेंट है इस बार, ये बाकी तो देख लीजिएगा वैसे, लेकिन SCO भूलिएगा मत कवर करना। अच्छा, पाकिस्तान एंड EU की बात करें अगर, तो अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस, ठीक है, इन EU पाकिस्तान रिलेशन फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है, मतलब कि ये वाला अभी मैं कहूंगी कि इम्पोर्टेंट है, अभी कुछ हुआ है रिसेंटली, मैंने पहले कहा था, कुछ टाइम पहले मैंने देखा है, तो आप इसको देखिएगा, पता कीजिएगा, अगर पता चले तो मुझे भी बताइए। अच्छा, मिसलिनियस की बात करेंगे कि जिसमें क्वेश्चन थे, मतलब कि कभी आए नहीं है, रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन, फिर भी आ गए थे, तो वो कौन से हैं, तो आप देख लेते हैं उनको। ये 4 क्वेश्चन हैं, 4 एरियाज हैं जिनमें वो आ चुके हैं। एक है सिस्टम थिंकिंग थ्योरी इन द व्यू ऑफ पाकिस्तान एंड ग्लोबलाइजेशन, क्या है ये, ग्लोबलाइजेशन किससे रिलेटेड है, ठीक है, पाकिस्तान का व्यू बताना है सारा कुछ, तो इसको थ्योरी को देख लीजिएगा और फिर सारा का सारा उसमें बनाइएगा। एक और ये था, फोर एसेंशियल्स ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट, ये मतलब कभी सोचा ही नहीं था ये टॉपिक इस तरीके से, लेकिन ये वाला टॉपिक क्योंकि इशू हुआ था, व्हेन डज अ रिसोर्स बिकम एन एलिमेंट ऑफ पावर और रिसोर्स, ये असल में इशू था रिकॉर्ड केस, ठीक है। ये वाला एरिया तो मैं कहूंगी आप आया में भी देख, आइला में भी देख ले और इसमें भी, ये इशू अभी भी रिजॉल्व हो गया, आई थिंक, किस तरीके से रिजॉल्व हुआ है वो सारा चीजें है ना, इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट चीज है, पता भी होनी चाहिए, कहीं भी काम आ सकती है। अच्छा, और ये है पाकिस्तान एज अफर्म इट्स कमिटमेंट 203 एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, पाकिस्तान प्रोग्रेस ऑन एसडीज बतानी है मुझे, व्हाट आर चैलेंजेस पाकिस्तान फेसिंग इन रियलाइजिंग दीज गोल्स, ठीक है,
मतलब कि एजुकेशन हो गया, वुमेन वाले इश्यूज हो गए, क्लाइमेट चेंज हो गया, ये सारे के सारे गोल्स होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। आप देख लीजिएगा कितने गोल्स हैं इसके, पाकिस्तान कौन से फॉलो कर रहा है, कौन से इश्यूज आ रहे हैं, सारा कुछ। उसके अलावा जॉन Meshmer blames United States for the ongoing Ukraine crisis. ठीक है, how do you assess this crisis? Support your arguments by drawing empirical evidence from the conflict scenarios. ठीक है, मतलब पूरे आप पढ़िएगा यूक्रेन को, और क्यों आखिर जॉन मर्सर ने जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स को ब्लेम किया है इस बार में, कि क्यों मतलब के वार हुई या फिर क्राइसिस जो भी हुए हैं, वो हुए। तो उसके लिए पूरे एविडेंस के साथ ही आप बोल सकते हैं, इस तरीके से ब्लेम बगैर एविडेंस के मत कीजिएगा। ठीक है, इसको पढ़िए अच्छे से। अच्छा, 1 मिनट में इसको तो थोड़ा सा ये कर लूं, ये हो जाएंगे 4 और ये हो जाएंगे 12, क्योंकि वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिए थे। अच्छा, ये है, ये सेम हो जाएंगे 32 ही। अच्छा, ये जो है समरी देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कितने टॉपिक्स हैं? 4। इम्पोर्टेंट कितने हैं? 12। मीडियम टॉपिक कितने हैं? 4। लेस इम्पोर्टेंट 8 और मिसलेनियस 4। टोटल हो रहे हैं 32 टॉपिक्स। ठीक है, मैंने प्लान में बताया हुआ है कि 5 डेज में कैसे टॉपिक कवर करना है। एक 5 5 6 6 टॉपिक्स तकरीबन है, 6 to 7 टॉपिक्स हैं। एक एक टॉपिक ये पर डे पे कर लें। ठीक है, एक यहाँ से कर ले, एक यहाँ से कर ले, एक यहाँ से कर ले, ये कितने हो गए? 4 टॉपिक्स हो गए। ठीक है, दो दो यहाँ से कर ले, 2 से 3, तो हो जाएंगे 6 टॉपिक्स पर डे। तो आप जो है इस तरीके से आपसे जो है 5 डेज में एक कोर्स अपना पूरा कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।